दूर से देखने पर यह सीन काफी मनमोहक लग रहा था। जिस तरह से उन लड़कियों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, जिस तरह से उन्होंने अपने बाल बनाए थे और जिस तरह से उन्हें तैयार किया गया था, सब कुछ काफी प्रिटी लग रहा था। लोगों की नजरों के बीच विराज जिंदल के कदम उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे थे। इसी के साथ कैलाश चौधरी ने तुरंत ही हरकत की और सिजर उठाते हुए विराज को देने लगा। मिस्टर विराज, ये रही आपकी सिजर। कैलाश ने रिस्पेक्टफुली विराज से कहा। इस समय कैलाश का अपीयरेंस पहले के मुकाबले काफी बदल गया था। विराज ने कैलाश चौधरी को और उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। कैलाश के हाथों से सिजर लेने के बाद विराज ने रिबन कट नहीं किया, बल्कि विराज पीछे मुड़ा और उसके कदम किसी और शख्स की तरफ बढ़ने लगे थे। जब भीड़ ने विराज की ये हरकत देखी तो उन्हें ये सीन काफी स्ट्रेंज लगा। उन्हें नहीं पता था कि विराज क्या करने वाला है। मिस्टर विराज, आप ये। पीयूष चावला विराज को वार्न करने ही वाला था कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन जब पीयूष को एहसास हुआ कि विराज के कदम एक बूढ़ी औरत के पास जाकर थम गए हैं, तो पीयूष ने भी अपने मुंह पर ताला लगा दिया था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि सुषमा आंटी थी। दादी, ये आपके लिए, आज आपको ही रिबन कट करना है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए और विराज ने उन सिजर्स को सुषमा आंटी की तरफ बढ़ाया, वैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। मैं ये कैसे? ऑफ कोर्स, सुषमा आंटी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज इस स्पेशल ओकेशन पर उनके हाथ में सिजर्स थमा देगा। सुषमा भालेकर, जिनका जन्म एक ओल्ड सोसाइटी में हुआ, उसे सिजर्स की कला बहुत अच्छे से आती थी। जवानी के समय से ही सुषमा आंटी ने सिजर्स चलाना सीख लिया था। शादी के बाद घर के पर्दों से लेकर कपड़ों तक सुषमा आंटी सब कुछ सिला करती थी। जब उनकी जिंदगी में विराज आया, तब विराज उन्हीं के सिले हुए कपड़े पहनता था। जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक सुषमा आंटी ने करीब 100 से भी ज्यादा बार सिजर्स को हाथ में लिया होगा, लेकिन उन सिजर्स का बोझ उन्हें उतना नहीं लगा जितना कि आज उन्हें इस सिजर को पकड़ने में एहसास हो रहा था। अरे माँ जी, काट दीजिए, हमारे डायरेक्टर जिंदल यही चाहते हैं। जब पीयूष चावला ने देखा कि सुषमा आंटी कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही है, तो तुरंत ही पीयूष के कदम उनकी तरफ बढ़े और पीयूष ने उन्हें उत्साह देने की कोशिश की। पीयूष का उत्साह रंग ला चुका था, क्योंकि सुषमा आंटी ने विराज के हाथ से वो सिजर उठा ली थी और ठीक है कहते हुए उनके कदम अब उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे थे। जब सुषमा आंटी ने उस रिबन को 2 टुकड़ों में अलग किया, तब उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही रिबन 2 भाग में अलग हुआ, वैसे ही जोरदार पटाखों के शोर के साथ सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई और ऑडियंस की आवाज ने भी शोर पकड़ लिया था। दादी, तुम तो बहुत आसम हो, मुस्कुराते हुए विराज ने सुषमा आंटी से कहा। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सुषमा आंटी की आंखें भर आई थी। बहुत सालों से सुषमा आंटी पॉवर्टी की जिंदगी गुजार रही थी, जहां हर तरफ उन्हें लोगों ने ताने मारे और लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया था। कुछ सालों बाद तो उनकी ये सब झेलने की आदत भी हो गई थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी जिंदगी में ऐसा ग्लोरियस दिन भी आएगा जब वो 400 करोड़ रुपए की जमीन का रिबन कट करेंगी। ये तो सुषमा आंटी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात मुंबई शहर में बहुत बारिश हो रही थी। अगर सुषमा आंटी ने सही समय पर विराज को कचरे से नहीं उठाया होता, तो शायद पता नहीं आज विराज होता या नहीं। सुषमा आंटी को वो रात आज भी बहुत अच्छे से याद है। इस समय सुषमा आंटी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विराज से कुछ कहना चाहिए। अगर उन्हें पहले पता होता कि बड़े होने के बाद विराज इतना प्रॉमिसिंग हो जाएगा, तो शायद वो विराज को हमेशा अपने साथ रखती। लेकिन अब समय बदल चुका था और अब वो सब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सुषमा आंटी के रिबन काटने के उस मोमेंट को खूब सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। पीयूष चावला भी किसी गुलाब के फूल की तरह मुस्कुरा रहे थे। अब चूंकि रिबन कटिंग सेरेमनी सक्सेसफुली पूरी हो गई थी, तो अब
पीयूष चावला को पूरे साकिनाका टाउनशिप में याद किया जाना तय था। आखिरकार अपने आखिरी साल के अंतराल में पीयूष ने साकिनाका टाउनशिप के लिए कमाल ही कर डाला था। सब कुछ बहुत ही स्मूथली तरह से घटा। रिबन कटिंग सेरेमनी को पूरा होने में करीब 10 मिनट लगे और इसी के साथ अब भीड़ खाने पर टूट पड़ी थी। पीयूष चावला ने हलवाई बैठाए थे, इसीलिए आज खाने में मटर पनीर, दाल तड़का, शाही पुलाव, गर्मा गर्म रोटी और काले गुलाब जामुन रखे गए थे। पूरे 3000 लोगों के लिए खाना बनाया गया था, लेकिन ये खाना तो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के लिए था। पीयूष चावला ने तो दारू पार्टी का इंतजाम चीयर्स मोटेल में पहले से ही कर रखा था। मिस्टर विराज, आज इस रिबन कटिंग सेरेमनी में काफी समय लग गया। आपको काफी भूख भी लगी होगी। क्यों ना हम सब चीयर्स मोटेल चलते हैं और जनार्दन साहब के साथ बैठकर 2-4 पैग लगाते हैं। पीयूष चावला ने अपने आइडिया को पूरी तरह से जनार्दन साहब पर डाल दिया था। एक तरफ गांव वालों का खाना चल रहा था, तो दूसरी तरफ पीयूष चावला ने अपने ही इंतजाम कर रखे थे। लेकिन विराज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पीयूष के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मेयर साहब, मुझे सच में अभी भूख नहीं लगी है। मुझे लगता है कि हमें एक बार मोती झील पर चलना चाहिए। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला एकाएक स्टंड रह गया था। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और विराज मोती झील पर चलने के लिए कह रहा था। भले ही पीयूष चावला ने विराज से पूछा था कि कहीं उसे भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो भूख तो पीयूष को लग रही थी। ऑफ कोर्स वहां पर जनार्दन कोहली भी मौजूद थे, जो बिल्कुल विराज के बाजू में थे। विराज की बात सुनकर पीयूष को लगा था कि जनार्दन कोहली अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन जनार्दन कोहली के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था। सुबह से लेकर शाम तक पीयूष उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में लगा था। दोपहर को उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अब जब सब कुछ निपट गया और पीयूष ने सोचा कि 4-5 पैक डाउन होकर मस्त होटल का खाना खाकर वो सोएगा, तो यहाँ विराज ने तो एक अलग ही फरमाइश रख दी थी। इतनी थकान के बाद पीयूष वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन जनार्दन कोहली से जो उम्मीदें लगाकर बैठा था, वो भी पूरी तरह से वेस्ट साबित हुई थी। भले ही पीयूष चावला और जनार्दन कोहली भी अपने अपने इलाके में बड़े नाम थे, लेकिन विराज के साथ वो दोनों अपने आप को काफी इंफीरियर समझ रहे थे, क्योंकि विराज एक इन्वेस्टर था। अब जब विराज ने कहा कि उसे मोती झील जाना है, तो पीयूष के पास मना करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। उसने सोचा था कि जनार्दन कोहली मना करेंगे, लेकिन उनका तो मुंह ही नहीं खुला। ये देखकर पीयूष ने जनार्दन कोहली की फिरकी लेते हुए कहा, जनार्दन साहब, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं? आप थक गए होंगे, क्यों ना आप होटल में जाकर आराम करें। हालांकि ये बात बोलते हुए पीयूष को जनार्दन साहब के गुस्से का डर तो लग रहा था, लेकिन उसे अपने मन से थोड़ा बहुत गुस्सा भी बाहर निकालना था। इसीलिए उसके मुंह से जनार्दन कोहली के लिए ये टॉन्ट बाहर निकल आया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मिस्टर विराज आराम नहीं करना चाहते हैं तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे बूढ़ा समझकर नीचा दिखा रहे हो? वैसे देखा जाए तो जनार्दन कोहली भी आराम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें विराज के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ना था। इसीलिए अपनी थकान को साइड में रखकर उन्होंने पूरी तरह से विराज का साथ देना ठीक समझा। अब उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि भले ही रेस्ट करने का मामला हो या फिर भूख लगने का, हर तरफ से इनिशिएटिव पीयूष चावला की तरफ से ही आ रहा था। और ऐसे में पीयूष को भी एहसास हो गया था कि वो कहीं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाए। इसीलिए पीयूष चावला ने चुप रहने का विचार किया। हालांकि पीयूष भी साफ तौर से देख सकता था कि विराज की बात से जनार्दन कोहली भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो सभी को मोती झील जाना ही था। थोड़ी ही देर में विराज, पीयूष चावला, जनार्दन कोहली और कैलाश चौधरी मोती झील के किनारे पर पहुंच गए थे। वैसे भी रात को ठंड ज्यादा थी और जब वो लोग झील के पास पहुंच गए तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
पानी के लहरों की शीतल आवाज सभी के कानों में सुनाई दे सकती थी। उस आवाज को सुनकर एक अलग ही लेवल का सुकून का अनुभव प्राप्त किया जा सकता था। मिस्टर विराज, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक हम लोगों को कुछ भी बताया है। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? क्या इस बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? रात के अंधेरे में पानी की कल-कल आवाज के बीच पीयूष चावला ने विराज को देखते हुए ये सवाल पूछ डाला था, जिसे सुनकर तुरंत ही विराज ने अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए कहा, मेयर साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये बोलने के बाद विराज ने 2-3 सेकंड का पॉज लिया और उसके बाद फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोला, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। हम नेचर से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा बहुत जतन तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी टूरिज्म बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना सकता है, जैसा अलीबाग गांव के बाकी के कोनों में बनाया हुआ है। इससे इस गांव के लोगों को अच्छा खासा रोजगार भी मिलेगा और गांव का इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ की सीनरी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है। आपको ऐसी कई सारी सीनरीज तब भी दिख जाएंगी जब आप मुंबई शहर से अलीबाग गांव की तरफ आएंगे। दूसरी बात, ये लोकेशन बहुत ही रिमोट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। यहाँ सिर्फ वो ही आ सकता है जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी हो। तो ऐसे में लोगों को यहाँ बुलाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप इस जमीन पर 200 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं, तो अगले 10 साल में अगर आपको 50 करोड़ भी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने शांत और शालीन अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूं। मैं आराम से इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा। पहले इस गांव में दूसरी चीजों का इंतजाम करूंगा और उसके बाद उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। आराम से हौले हौले सब कुछ हो जाएगा। विराज ने कुछ हट के जवाब दिया। जैसे ही पीयूष और जनार्दन कोहली ने विराज का जवाब सुना, वैसे ही वो एकाएक शॉक्ड रह गए थे। एक इंसान जिसने 200 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी, इतनी सारी मशीन्स को वो रेंट पर ले चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट को धीरे धीरे शुरू करने की बात कह रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। इससे साबित होता है कि विराज भाई साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जहां अक्सर मालिक जल्दी से जल्दी काम करवाने का सोचते हैं, वहीं ये भाई साहब धीरे धीरे काम करवाने का सोच रहे थे। विराज की बात सुनकर कैलाश चौधरी भी स्पीचलेस हो गया था। अब भला वो इतने बड़े टाइकून के बीच में क्या ही बोल सकता था। लेकिन उसके बाद भी कैलाश चौधरी ने हिम्मत दिखाते हुए विराज से वो सवाल पूछा जो वो काफी समय से पूछना चाहता था। मिस्टर विराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप करते क्या हैं? आपकी कंपनी का क्या नाम है और वो कहाँ लोकेटेड है? बहुत सोच समझकर कैलाश चौधरी ने विराज से ये सवाल किया था। पीयूष चावला और उनका कंफ्यूजन भी विराज से यही सवाल पूछना चाहते थे। कैलाश के मुंह से निकले उन सवालों को सुनकर विराज ने एक नजर कैलाश पर डालते हुए कहा, मैं एक कुरियर डिलीवरी बॉय हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। मेरी कोई कंपनी नहीं है, बस मेरे पास मेरा कार्ड है। क्या कैलाश साहब मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश के चेहरे पर ऑकवर्ड वाली स्माइल आ गई थी। कैलाश की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या कैलाश की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ जाएगा? क्या विराज की बात सुनने के बाद पीयूष चावला का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया था? आखिर उनके कंफ्यूजन का अंत कैसे होगा? क्या विराज उन सभी को अपनी असली रियलिटी बताएगा? अब विराज की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था जिससे ये कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।